बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूँ आयशा अब्रार और हमेशा की तरह रोज़ाना की तरह करते हैं आपको खुशामदीद। आज के दिन हर ऑल्टरनेट डे हम कुछ ना कुछ मज़ेदार सा आपके लिए बना रहे होते हैं। एंड एज़ यू ऑल नो कि अराउंड द वर्ल्ड से हम जो है वो रेसिपीज़ लेकर आते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो मुसलमान कोई ममालिक हो या फिर मुसलमान ममालिक नहीं भी हों, लेकिन वो तमाम ममालिक जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो किस तरह से सहरी करते हैं, वो किस तरह से अफ्तार करते हैं, हम ये बात आपके साथ करते हैं शेयर, आज भी बिल्कुल करेंगे। और इसके साथ साथ जब हमारे उलमा कराम का सेगमेंट आएगा उसमें हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। नमाज़ें भी हम पढ़ते हैं, रोज़े भी हम रखते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद हम पूरे करते हैं या नहीं, इसके बारे में करेंगे बात। और उससे पहले रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड में आज जो मैंने कंट्री का एक सिलेक्शन किया है दैट इज़ जॉर्डन। और जॉर्डन के जो खाने हैं ना वो काफ़ी हद तक मिलते हैं फ़लस्तीन से, काफ़ी हद तक मिलते हैं सीरियन खानों से, काफ़ी हद तक टर्किश भी उसमें जो है वो कुछ आपको टच देखने को मिलता है। इट्स एन अरब कंट्री और यहाँ पर जो है वो मुसलमान ज़्यादा हैं, क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत ही कम हैं। अच्छा, यहाँ के खानों में एक बड़ी अच्छी बात है विच इज़ रियली हेल्दी कि यहाँ पे जो दरख्त है सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाला दैट इज़ ऑलिव ट्री। उसकी वजह से यहाँ पे जैतून का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर जैतून के साथ जब कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो सब्जियों का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। ये लोग हमारी ही तरह चावल और रोटी का भी इस्तेमाल करते हैं। फतूश, तबूले, ये सारी सैलड्स यहाँ भी बड़े शौक से जो है वो खाई जाती हैं। अच्छा, इनकी जो नेशनल डिश है दैट इज़ कॉल्ड मनसफ़, और मनसफ़ ही आज हम बनाएंगे। एक बहुत ही मज़े की डिश होती है। यहाँ पे ज़ाफ़रान का बड़ा इस्तेमाल होता है, तो ज़ाफ़रानी चावल से होती हैं और उसके ऊपर जो है वो मटन की बेसिकली एक ग्रेवी बनाई जाती है दही के साथ, फर्मेंटेड दही के साथ, थोड़े से ज़्यादा पुराने, थोड़े से ज़्यादा खट्टे दही के साथ। लेकिन हम क्या करेंगे, सिंस हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है तो हम मटन की बजाय हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम मनसफ़ में एक ट्विस्ट करेंगे, हम मनसफ़ में ट्विस्ट ये करेंगे कि काफ़ी दिनों से हमारी जो टीम है वो परेशान थी और आप भी आई एम श्योर परेशान होंगे कि गोश्त बहुत हो गया, कोई सब्ज़ी भी होनी चाहिए। तो हम कुछ सब्जियों का एडिशन करेंगे इस मनसफ़ में, जो कि उसको और ज़्यादा, एक तो रंग बिरंगा भी इससे लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। सब्जियों में जो हम यूज़ करेंगे वो आलू है, बैंगन है, वेरी बेसिक सब्जियां, टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, प्याज, दही का इस्तेमाल इसमें होगा। लेकिन उस जानिब बढ़ने से पहले थोड़ा सा ट्रेडिशन आपके साथ करते हैं शेयर जॉर्डन का। दो बहुत ही हैरत अंगेज़ बातें हैं जॉर्डन के बारे में। एक तो ये कि जिस तरह से हम किसी के घर जाते हैं और दूसरा इंसान बहुत ही हॉस्पिटैलिटी के साथ जो है वो हमारा वेलकम करता है और फिर हमें पूछता है आप कुछ खाएंगे, और फिर हम कहते हैं नहीं, तो उसका मतलब होता है नहीं। लेकिन वहाँ पर अगर आप नहीं कहें और 3 बार नहीं कहें तो ये बड़ा अच्छा समझा जाता है, ये महज़्ज़ब होने की, सिविलाइज्ड होने की निशानी है। एंड देन चौथी बार फिर आप हाँ कर सकते हैं। सो ये एक डिफरेंट सा कल्चर था। इसके अलावा एक और मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात जॉर्डन के बारे में पता चली कि जब आप कहीं भी जाते हैं किसी के घर और आप कॉफ़ी पीते हैं, तो जब आप कॉफ़ी पी के रखेंगे तो वो दोबारा से आपकी कॉफ़ी को रीफ़िल कर देंगे, फिर आप कॉफ़ी पी के रखेंगे, फिर वो कॉफ़ी को जो है वो रीफ़िल कर देंगे। तो अगर आप उनको इनडायरेक्टली ये बात बताना चाहते हैं कि मुझे और कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट डन, तो आपने अपनी कॉफ़ी को पीते हुए थोड़ा सा कप को शेक करना है राइट से लेफ़्ट की तरफ और फिर आपने रखना है। दैट मीन्स कि अब आपको और कॉफ़ी की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी मज़ेदार सी बातें थी। और वेस्टर्न एशिया में है तो वहाँ का इन्फ्लुएंस उसकी सब्जियों में, खानों में, सारी चीज़ों में है। वहाँ पर जो है वो यूजुअली अरबिक ही बोली जाती है, मगर जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो इंग्लिश भी बोलती है। और जॉर्डन का कहते हैं फ्रूट बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज़ वो वहीं पे उगाया जाता है। इट्स रियली फेमस। पूरी दुनिया के जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स में उसका शुमार होता है। मनसफ़ की जानिब बढ़ती हैं। अच्छा, मनसफ़ है क्या? बेसिकली चावल की हम एक लेयर लगाएंगे ज़ाफ़रान के साथ, लाइक ज़ाफ़रानी चावल। उसके बाद एक लेयर लगेगी इसमें दही और चिकन के मसाले की, फिर एक लेयर लगेगी सब्जियों की, फिर भी हम बस नहीं करेंगे, उसके बाद भी हम उसमें कुछ ब्रेड को फ्राई करके ऐड करेंगे, उसमें हम जो है वो बादाम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें जो रियल रेसिपी है उसमें चिलगोज़े हैं, बट आई नो कि इकोनॉमिकल नहीं है, इसलिए हम बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हम काम स्टार्ट करेंगे चावल बनाने का। तो ज़ाफ़रानी चावल जो हम बना रहे हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे घी का और आई थिंक 2 से 2.5 खाने के चमचे, सिंस जो इस वक्त मैंने पकड़ा हुआ है वो है मेरे पास टीस्पून। अच्छा, घी में मैं शामिल कर दूंगी साबुत गरम मसाले, जिसमें ये तेज़पात है, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और 1 अदद जो है वो बड़ी इलायची। देयर यू गो। अब हम करेंगे ये कि इनको थोड़ा सा ना कड़कड़ाएंगे। ज़ाफ़रान बहुत महंगा है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ज़ाहिर सी बात है नहीं ख़रीद सकते, और
इवन अगर आप ख़रीद भी सकती हैं तो मैं हमेशा एक चीज़ यूज़ करती हूँ, ज़ाफ़रान का एसेंस। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाता है। ट्रस्ट मी, ये ज़ाफ़रान के फ्लेवर से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा बुरा तो हर एक की अपनी सब्जेक्टिव जो है वो पसंद होती है, बट आई पर्सनली लव ज़ाफ़रान का एसेंस। और जब से मैंने ज़ाफ़रान का एसेंस इस्तेमाल करना शुरू किया है, मैंने बंद कर दिया है ज़ाफ़रान का इस्तेमाल, बिकॉज दैट इज़ रियली रियली फ्लेवरफुल। थोड़ा सा गरम मसाले को कड़कड़ा के अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। अच्छा, इसमें ना मटन का एक स्टॉक बनता है जिसमें ये चावल बनते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टॉक बनाने में ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे कि हम स्टॉक नहीं बना रहे, हम इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ यू वांट, आप इसमें जो है वो स्टॉक बना के भी ऐड कर सकती हैं। आप इसमें चिकन का, मटन का स्टॉक बना सकते हैं, बीफ का स्टॉक बना सकते हैं, यानी कि यखनी आप इसकी कर सकते हैं तैयार। तो यहाँ पर हम भर कर 1 खाने का चमचा इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन पाउडर, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है वो हमारा बन जाएगा। आइडियली हमें इंतज़ार करना है कि ये जो पानी है ये अच्छा सा खौल जाए, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। लेकिन सिंस यू नो हम और भी 2 मज़ेदार सी चीज़ें इसके साथ बनाएंगे टू लेयर इट अप, इसलिए मैं इसमें जो चावल हैं वो अभी से ऐड कर रही हूँ, ताकि मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस विद कंटिन्यूटी दिखा पाऊँ कि ये मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी येलो फूड कलर एंड ज़ाफ़रान का एसेंस। ये 2 चीज़ें हम इसमें कर देंगे शामिल। ये ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको लेयर वाली चीज़ बना रहे होते हैं, सो यू वांट कि हर चीज़ में नमक हल्का हल्का हो, ताकि मिक्स होके वो बहुत ज़्यादा आपको फील ना हो। दिस इज़ येलो फूड कलर, ये हम ऐड कर देंगे ½ टीस्पून के बराबर। एंड ये है मेरे पास ज़ाफ़रान एसेंस। हमेशा जब भी आप एसेंस का इस्तेमाल करें, हमेशा उसको पहले स्मेल कर लें। उसकी रीज़न ये है, हर ब्रांड का डिफरेंट होता है। यू नीड टू नो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ताकि आप ज़्यादा ना ऐड कर दें। और एसेंस वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सो बी वेरी केयरफुल दैट यू जस्ट वांट टू ऐड 3 to 4 ड्रॉप्स मैक्स। ये हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर और जा सकता है, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू लुक येलो। और यहाँ पर ये चावल जो है वो हमारे पकते रहेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब दूसरा काम करेंगे स्टार्ट, जो कि है चिकन का। चिकन को हम यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा हमने एक फ्यूजन की है। यूजुअली ये कड़ी इसकी बनती है, लेकिन हम इसको स्टू की तरह से बनाएंगे। स्टू की तरह से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, कि इसमें हम सारी चीज़ों को झटपट से जो है ना वो होल फ्राई करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल का, बिकॉज यू नो डालडा कुकिंग ऑयल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे ये बनाया हुआ है। अच्छा, ऑयल हमने शामिल कर दिया। आंच में इसकी करूँगी तेज़। साथ में जिस तरह से स्टू में हम प्याज को काटते हैं ना बड़ा बड़ा सा, वैसा हमने प्याज को यहाँ पे काट के रखा हुआ है, ये हमने शामिल कर दिया। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गोल लाल मिर्चें 10 अदद, क्योंकि हमें जल्दी से इसका फ्लेवर निकालना है, वरना आप इसमें 3-4 भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हम इसमें सारा साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें ये तेज़पात है, ये है सिनेमन स्टिक, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और लौंग। ये सारा हमने साबुत गरम मसाला इसमें कर दिया शामिल। और यहाँ पर अच्छा सा हम इसको स्टर करेंगे। अच्छा, जब ये अच्छा सा थोड़ा सा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन का कीमा, और मैं इसमें शामिल करूंगी दही। लेकिन उससे पहले ज़रा खुशबू आनी चाहिए साबुत गरम मसाले की, प्याज की, एंड ये खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। और चावलों का जो लिड है वो मैं लगा देती हूँ, यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं हम चावलों का, ताकि ये हल्की आंच पर पकते रहें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी जो है वो थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा, फिर मैं इस पर लगाऊंगी लिड। मीनवाइल चिकन का कीमा हम कर देंगे शामिल हमारे दही वाले, अभी जो दही वाला मसाला बनने वाला है उसमें। देयर यू गो। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, हल्दी शामिल करेंगे इसमें ½ टीस्पून, एंड इसको हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। अच्छा, इसमें साबुत गोल टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें जो है वो टमेटो प्यूरे ऐड करूँगी, ताकि जल्दी से जो है ना वो इसका लुक भी आ जाए, फ्लेवर भी आ जाए।
मस्टर्ड। बहुत ज़्यादा इसका जो पीसेज है ना वो छोटे छोटे आपने नहीं करने, बिकॉज हम लैम की बजाय इसको यूज़ कर रहे हैं, सो वी वांट थोड़े से बड़े बड़े से पीसेज। इसमें कोई मिर्चें मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि साबुत गोल लाल मिर्च हमने इतनी ऐड की हुई है कि इसी का फ्लेवर जो है वो थोड़ी देर में बहुत ही अच्छा सा निकल कर आएगा। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इस वाली रेसिपी के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको गोल्डन ब्राउन हमने नहीं करना। इस वजह से इसमें मैंने इस स्टेज पे ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पर भूनेंगे और मुझे बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है देसी घी की। जॉर्डेनियन जितनी भी रेसिपी है उसमें घी का, बटर का बहुत सारा इस्तेमाल है। सब्जियों को वो हमारी तरह बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं, तो हम भी जो आज सब्जियों को पकाएंगे वो ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे की रेसिपी को करेंगे कंटिन्यू। तो आप जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में जॉर्डेनियन हम एक रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है मनसफ। अच्छा, अक्सर हम समझते हैं कि अगर हम बहुत सारे मिर्च मसाले ऐड करेंगे तभी जाके रेसिपी मज़े की होगी। नहीं, जब हम कभी कोई कॉन्टिनेंटल रेसिपी ट्राई करते हैं, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी वो जो कि पूरी दुनिया में सहरी में, अफ्तार में खाई जाती है। दिस रेसिपी इज़ रियली फेमस इन जॉर्डन। अफ्तार पे भी लोग खाते हैं, जैसे कभी कभी हम बिरयानी खाते हैं ना कि आज हम अफ्तार नहीं करेंगे, बिरयानी खाएंगे, इस तरह से। तो फ्लेवरफुल बहुत ज़्यादा है ये रेसिपी और काफ़ी हद तक आपको हमारे जायकों से मिलती जुलती भी लगेगी, लेकिन बस ये है कि इसमें बेइंतहा मिर्च मसाले नहीं है। ऑल्दो इट्स अ बिट टुवर्ड्स स्पाइसी जो उनके खाने हैं उसके कंपैरिजन में, लेकिन इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने अपना एक इसमें फ्यूजन किया है गरम मसाले वगैरह ऐड करके, और अब ये चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। मैं इसमें अब दो चीज़ें शामिल करूँगी। एक तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये टमाटर की प्यूरे, जो कि मैं तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर शामिल करूँगी, लेकिन इसमें यूजुअली जो ग्रेवी बनती है वो दही की बनती है, जो कि मैं अभी साथ में शामिल करूँगी। सो यहाँ पर ये टमाटर का जो प्यूरे है ये मैं ऐड करूँगी, और कम ऐड कीजिएगा बिकॉज दिस इज़ कैंड टमेटोज, तो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये तकरीबन जो है वो 2 टमाटरों के बराबर है ये इतना सा प्यूरे, बिकॉज इसमें सिट्रिक एसिड भी है, प्लस उसमें कलर भी है, इट्स अ कैंड थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो आप बढ़ा नहीं सकते, फिर अजीब सा आपको जो है वो फ्लेवर लगेगा खाने का। चाहें तो आप इसमें रियल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है, ये 2 खाने के चमचे के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, थोड़ा सा और। अगर असली घी का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसमें मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 2 चीज़ें तो हमारी बन गई हैं, तो सब्जियां कब शामिल होंगी? तो सब्जियां अब हम जो है वो बनाएंगे, और हल्की आंच पर इसकी मैं आंच हल्की कर दूंगी बिकॉज दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ ए स्टू, और इसको जो है वो आप हल्की आंच पे ढक्कन लगा के पकाते हैं। मैं इसलिए इसका इस वक्त लिड नहीं लगा रही, सो दैट यू आर एबल टू सी कि किस तरह से जो है वो ये बन रहा है। आते हैं ज़रा चावल की तरफ। इससे पहले कि मैं सब्जियों का काम स्टार्ट करूँ, मैं ज़रा चावल दिखा दूँ आपको कि बहुत ही झटपट जल्दी से बनने वाले ये चावल हैं, बिकॉज इसमें कोई भी हमने मीट ऐड नहीं किया था गलाने के लिए। और यहाँ पर ये चावल जो हैं वो इनको मैं खोल लूँगी, और दाना दाना बिल्कुल ये चावल खिले खिले हम सबसे नीचे जो है वो करेंगे प्लेस हमारी जो डिश होगी उस पर। लेकिन अभी क्योंकि ये परफेक्टली हो चुके हैं रेडी, इसको मैं लिड लगा दूंगी और इसको मैं बगैर चूल्हे के दम पे रख दूंगी। अब आते हैं इसकी तीसरी लेयर की जानिब। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान में इतना सारा काम, तो जिस दिन आप ये रेसिपी बनाएं उस दिन फिर कुछ और नहीं बनाएं। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा पकौड़े समोसे वही चीज़ें बनाएं। यूजुअली मेरे घर में भी मेरी कोशिश ये होती है, सिंस मैं इस वक्त तो खैर घर पे नहीं होती हूँ, मगर हमारे घर वालों की कोशिश ये होती है कि किसी दिन अगर कोई ऐसी लेयर वाली चीज़ बनाएं कि जिसमें चावल भी हो, जिसमें शायद वर्मिसेली हो, स्पैगेटी हो, तो फिर वो एक ही चीज़ बनाएं और किसी शरबत के साथ जो है वो उसका इस्तेमाल करें। जैसे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का जामे शीरी कुलाडा। जामे शीरी आप पीते हैं, लेकिन उसको कोकोनट के फ्लेवर के साथ हम कुछ कंबाइन करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं हमारी इस वाली रेसिपी की जानिब, जो कि है मनसफ के ऊपर के वेजिटेबल्स, जो कि है इस मनसफ में ट्विस्ट। तो इसमें मैं ½ टीस्पून के बराबर डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, एंड बाकी के तकरीबन 2
से 3 चाय के चमचे घी। अच्छा, इसमें हल्का सा ज़रा ऑयल ज़्यादा ऐड होगा बिकॉज़ ये सब्जियां ज़रा खूबसूरत दिखनी चाहिए, शाइन करनी चाहिए। इसमें मैं ऐड कर दूंगी साथ में अब लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा सा ना गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू और आलू के बिल्कुल साथ में इसमें ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, आलू थोड़े से गलाने के बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी, अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें हम शामिल कर देंगे 1 खाने के चमचे के बराबर। इसके साथ साथ नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। जब भी कभी कोई सब्ज़ी बनाएं और आलू उसमें पहले शामिल करें, मिक्स सब्ज़ी में भी आपको पता है आलू हम हमेशा पहले शामिल करते हैं, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, उसमें हमेशा उसके हिस्से का नमक पहले ही शामिल कर दें। ऐसा ना हो कि बाद में आप सारी सब्जियों का नमक एक साथ शामिल करें तो आलू में कम हो जाए या आलू में बहुत तेज़ हो, बाकी सब्जियों में रचे ही नहीं। थोड़ा सा आंच को कम करके इसका मैं लगाऊंगी लिड और इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे। वैसे इस रेसिपी में पानी शामिल नहीं होता, लेकिन फिर हल्की बहुत ही आंच पे आपको देर तक पकाना पड़ेगा। एंड वी वांट टू पेस इट अप, हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से तैयार करें, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम कर देंगे शामिल और यहाँ पे मैं जो चावलों वाला हमारा लिड था वो इस पर लगा दूँगी। एंड इस पर ये लिड लगा देती हैं, साथ साथ हमारा काउंटर भी करते हैं क्लियर। अच्छा, इस रेसिपी में एक और बड़े मज़े की चीज़ हम ऐड करेंगे और वो है एक तो बादाम, और इस तरह से ना हमने पीटा ब्रेड को काट के रखा हुआ है। तो हम करेंगे क्या कि इस पीटा ब्रेड को हम डीप फ्राई करेंगे और बिल्कुल डीप फ्राई करके बिल्कुल जब ये खस्ता हो जाएगी गोल्डन ब्राउन, फिर हम जो है वो उसको चावलों पे ऐड करेंगे। मीनवाइल जो हमारा ये चिकन है ये हम चेक कर लेते हैं, जिसमें हमें एक ग्रेवी सी भी रखनी है। और हर खाने के साथ कोशिश करें, जिस तरह से अभी तक मैंने जितनी भी अराउंड द वर्ल्ड की रेसिपीज़ बनाई हैं, हर खाने में कोई ना कोई सैलड जो है वो हमेशा जो है वो उसमें इस्तेमाल होती है। तो कुछ ना कुछ सैलड जैसा, फतूश जैसा, तबूले जैसा, वो ना भी हो, अपने घर का कोई कचूमर जो है वो साथ में ज़रूर उसके बना लें। एक बड़े मज़े की बात मैं आपके साथ करूँ शेयर कि जितने भी जॉर्डेनियन खाने हैं उसमें कभी भी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, सिवाय सब्जियों के जो कि हम अपना एक फ्यूजन कर रहे हैं, उसके अलावा हम ज़्यादा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स अ कंप्लीट मील, मतलब आपको चावल के सेंस में जो है वो कार्ब्स मिल रही हैं, चिकन के सेंस में आपको प्रोटीन मिल रहा है, साथ साथ जो है वो वेजिटेबल्स की सोर्स से आपको बहुत सारे विटामिन्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है। सवाल आज आपके लिए क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको मिले रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा बहुत ही आसान है और सवाल हमारा ये है कि जॉर्डन का कैपिटल क्या है। यू जस्ट हैव टू टेल अस कि जॉर्डन का कैपिटल क्या है, और हो सकता है कि आपको मिले वो इनाम जो कि हम शो के आखिर में अनाउंस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर चिकन का मैं फ्लेम थोड़ा सा कर दूंगी कम और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हरा धनिया। तो ये हरा धनिया हम ऐड करेंगे चिकन के अंदर। और अभी हमारे पास टाइम है ब्रेक पे जाने का। जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी जो है वो 4th लेयर हम करेंगे तैयार, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी बेवरेज का काम। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। आज हम बना रहे हैं जॉर्डन की एक रेसिपी विच इज़ कॉल्ड मनसफ। उसमें हम बहुत सारे ट्विस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आलू हमारे जो है वो परफेक्टली पक चुके थे। आलू, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट एंड सफ़ेद ज़ीरा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन और बैंगनों के बिल्कुल साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अच्छा, आलू गल जाएं उसके बाद फिर आपने इसमें बैंगन और टमाटर शामिल करने हैं, बिकॉज इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जियों को आपने पकाना नहीं है। बैंगन को बिल्कुल दिखाई देने चाहिए कि बैंगन आधे पक गए हैं, एक्चुअली पूरे पक गए हैं मगर बिल्कुल साबुत साबुत हैं।
पहले शायद आपको लग रहा होगा इसको देख कर कि इसमें जो है वो मिर्चें ज़्यादा है या तेल ज़्यादा है, बिकॉज़ जब इसमें बाकी की सब्जियां शामिल होंगी तो फिर उसमें जो है वो शाइन इसकी बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं नमक इसमें शामिल कर दूंगी, बिकॉज़ इसमें मैंने अभी जो ये बैंगन और टमाटर ऐड किए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इसमें मज़ीद नमक हमें शामिल करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ मैं इसमें दही शामिल करूँगी, लेकिन दही हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे। हम इसकी हल्की आंच करके इसको इतना पकाएंगे कि बैंगन हमारे सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। ओरिजिनली ये सब्जियां ड्राई भी सर्व हो सकती हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे। उसकी रीज़न ये है कि मनसब हमेशा एक गाढ़ी सी कहीं कहीं दिखने वाली ग्रेवी के साथ सर्व होता है, तो वो ग्रेवी बेसिकली इससे जो है वो हम बनाएंगे। ऑल्दो आई एब्सोल्युटली बिलीव कि सब्जियों को पानी डाल के नहीं पकाना चाहिए, ताकि उसकी रंगत भी खूबसूरत लगे और उनकी लज्जत भी जो है वो आपको एज़ इट इज़ मिले। अब मैं करूँगी ये कि इसको हम ढक्कन लगा देंगे, हल्की आंच पे यहाँ पे पकाएंगे और हमारी चौथी लेयर का काम स्टार्ट करेंगे, जो कि है बादाम। और बादाम से भी पहले हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने पीटा ब्रेड को काट के रखा हुआ है। डालडा कुकिंग ऑयल का हम कर रहे हैं इस्तेमाल। शैलो फ्राई करेंगे और ऑयल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम हमारे शैलो फ्राई करने का काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बैंगनों को टाइम की लिमिट की वजह से मैंने पहले भिगो के रखा हुआ था, बिल्कुल उसी वक्त बैंगन काटें जब आपने जो है वो पकाना हो। और यहाँ पर आंच में थोड़ी सी कर दूँगी तेज़, ताकि जल्दी से जो है वो इसमें जोश आना स्टार्ट हो जाए। काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ कोकोनट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। कोकोनट काफ़ी सारे लोगों को इसलिए नहीं पसंद आता क्योंकि खोपरा मुंह में आता है। तो अगर थोड़ा सा आप बजट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो आप जो है वो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट क्रीम पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो कोकोनट वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, नारियल के पानी के साथ आप कोई ड्रिंक बना सकते हैं, एज़ इट इज़ पी सकते हैं। और एक प्लेट लाऊँगी मैं, और इस प्लेट में जो है वो मैं ये जब हमारी पीटा ब्रेड फ्राई हो जाएगी तो उसको मैं निकालूंगी खस्ता सा करके। यूजुअली अगर आप किसी और रेसिपी के लिए बना रहे हो तो आप जो है वो इसमें सफ़ेद ज़ीरे की बजाय ऑरिगैनो, ये सारी चीज़ें भी मिला सकते हैं। ऑयल में हल्का सा टॉस करके बेक भी की जा सकती है पीटा ब्रेड। इफ़ यू वांट टू मेक इट रियली हेल्दी देन डेफिनेटली यू कैन मेक इट हेल्दी। एक ऐड करके चेक करेंगे एंड ऑयल हमारा परफेक्टली हो चुका है गर्म। इस ब्रेड को हम करेंगे यहाँ पे फ्राई और जल्दी जल्दी से खस्ता खस्ता से ये यहाँ पे फ्राई हो जाएगी। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा देसी घी भी मिला सकते हैं अच्छी सी फ्लेवरिंग के लिए। ये खस्ता सी हमारी ब्रेड जो है वो हो गई है तैयार चावलों पे ऐड करने के लिए। मेक श्योर इट्स रियली नाइस एंड क्रिस्पी। और अब मैं काम करूँगी कि मैं इसी ऑयल में वैसे तो बादाम फ्राई कर लूँगी, वरना आप चाहें तो इनको एज इट इज़ रोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बादाम हम करेंगे ऐड, एंड सिंस बादाम में अपना भी ज़ाहिर ऑयल होता है, इट्स नट, तो ये फ़ौरन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वेट, बिकॉज ये इतने गर्म ऑयल में मैंने ऐड किए हैं कि इसमें अभी भी हीट थोड़ी सी रिटेन रहेगी। सो ये बादाम भी हमारे हो चुके हैं रोस्ट परफेक्टली। अच्छा जी, ऑयल को अब मैं पीछे प्लेस कर दूंगी और हम इसकी ना सर्विंग की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अभी हम सर्व बिल्कुल कर नहीं रहे, लाइक सारी अभी लेयर्स इस पे ऐड नहीं कर रही, क्योंकि हमारी जो तीसरी लेयर है एक्चुअली वो पक रही है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा का काम जो है वो हम कर देते हैं स्टार्ट। तो हम लाएंगे हमारा सर्विंग प्लेटर और सबसे पहली लेयर का काम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक नज़र हम देख लेते हैं हमारे सब्ज़ी को, जिसमें है आलू, जिसमें है बैंगन और जिसमें है टमाटर। ओवरकुक आपने नहीं करना, टमाटर एज इट इज़ दिखाई देने चाहिए, बैंगन एज इट इज़ दिखाई देना चाहिए। अच्छा, बैंगन को अब मैं चेक कर रही हूँ लाइक दिस, परफेक्ट गल चुका है। इससे ज़्यादा मुझे बैंगन को बिल्कुल भी नहीं गलाना। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सारा दही, एंड अब इससे बनेगी ये ग्रेवी। और यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो लेयरिंग इसकी करेंगे और उसके बाद बनाएंगे जामे शीरी खुला डाटा। तो जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में जॉर्डेनियन रेसिपी हमने बनाई है मनसब विद सम ट्विस्ट। उसमें हमने सब्जियां भी शामिल की हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि चावल हमने ऑलरेडी सर्व कर दिए हैं। सेकंड लेयर इसमें आएगी चिकन की, जिसको यूजुअली जब वो लोग बनाते हैं तो वो एक योगर्ट की ग्रेवी के साथ बनाते हैं। हमने यहाँ पे ग्रेवी इसलिए नहीं तैयार की बिकॉज़ जो हमने सब्जियाँ बनाई हैं ना, उसमें बहुत ही मज़े की टमाटर की, दही की ग्रेवी ऑलरेडी है। इस तरह से चिकन को हम करेंगे ऐड। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ में साबुत गरम मसाला शामिल करें ना फ्लेवरिंग के लिए, तो जब आप सर्व करने लगे तो यू कैन जस्ट टेक इट अवे। ज़रूरी नहीं है कि सर्विंग में भी साबुत गरम मसाला ऐड करें बिकॉज़ वो बेसिक जो है वो फ्लेवरिंग के लिए होता है। यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया सब्जियाँ, चिकन ऐड हो गई। अच्छा, अब हम इस पे शामिल करेंगे सब्जियाँ और इसको मैं साइड पे पेस्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया मैं मिलाऊंगी हमारी सब्जियों में ताकि इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। दिस टमाटर है, इसमें बैंगन है, दही की टमाटर की ग्रेवी है, तो इसी ग्रेवी ज़रूर हम ऐड करेंगे लाइक दिस। और वो हमारे ज़रा गोश्त खोर हजरात जिनको ज़रा गोश्त ज़्यादा पसंद है, दे आर ऑल्सो गोना लाइक इट बिकॉज इट्स रियली डिफरेंट एंड फेस्टिव। चलो, ये हमने ऐड कर दिया। थोड़े से और बादाम भी ऐड करेंगे। अच्छा, बादामों से ना इसका एक बहुत ही मज़े का इसमें क्रंच आएगा। एंड सम हरा धनिया, देयर यू गो। ये आज की हमारी जो मनसब वाली रेसिपी है वो तो हो चुकी है रेडी। अब हम बनाएंगे यहाँ पे जामे शीरी कोलाडा। जामे शीरी कोलाडा इसका नाम इसलिए बिकॉज इसमें हम कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें जो है वो हम कोकोनट क्रीम पाउडर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो कोकोनट मिल्क हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 ग्लासेस। साथ में हम कोकोनट क्रीम पाउडर ऐड करेंगे इसमें भर के 3 से 4 खाने के चमचे। देयर यू गो। एंड हम इसमें ऐड कर देंगे जामे शीरी जो कि खालिस अरकियात से तैयार करदा है और इसमें कोई मीठा क्योंकि हम शामिल ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम इसमें ज़रा भर के 4 खाने के चमचे के बराबर हमने शामिल किया है जामे शीरी। अच्छा सा मिक्स करेंगे एंड इट्स रियली मिल्की एंड क्रीमी। बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आपको फील होगा कोकोनट का और रोज़ का, एंड यू आर गोना लव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोनट एंड रोज़। यहाँ पे ग्लासेस हम ले आएंगे हमारे और ये कोकोनट मुंह में आता हुआ भी बहुत मज़े का लगेगा। इट्स गोना बी रियली क्रीमी एंड रिच। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे जो है ये थोड़ा सा डिज़ोल्व होता रहेगा। There you go. अच्छा, कोकोनट के फ्लेक्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आई पर्सनली लव कोकोनट पाउडर, तो अब मैं इसमें मज़ीद कोकोनट पाउडर ऐड कर दूँगी। लाइक दिस। एंड आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं तैयार। इनको आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। एंड जो जॉर्डेनियन हमने मनसब बनाया है उसके लिए कोई ऐसी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की जो बहुत ज़्यादा महंगी है। ऑल इस ड्रिंक के लिए हमने कोकोनट क्रीम पाउडर का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो आप इसको खोपरे की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। और एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको हमारी टेबल पे रख दें सजाने के लिए, सो दैट यू आर एबल टू सी इट रियली वेरी क्लियरली। यहाँ पे इसको हम प्लेस कर देंगे विद आवर जामे शीरी कोलाडा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे हकूकुल इबाद के बारे में।
हम लोगों से हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे उनसे बात करते हैं, हम उनका हक़ अदा करते हैं नहीं करते हैं, हम अच्छे इंसान हैं नहीं हैं, नमाज रोज़ा हज ये सब तो हम अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या जब हम आफ्टर लाइफ की बात करते हैं तो क्या अल्लाह ताला हमें बख्शेगा, क्योंकि लोगों ने हमें बख्शा होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब हमारी मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ हुकूकुल इबाद, यानी कि वो तमाम हुकूक जो हम पर हैं लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम क्रिएचर्स के लिए जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो मखलूक, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, हमारी सोसाइटी में रहने वाला एक एक इंसान, उससे हम कैसा सलूक करते हैं। इस बात पे बहुत हद तक ये बात डिपेंड करती है कि हमारी आफ्टर लाइफ जो है वो कैसी होगी। अक्सर हम हुकूकुल अल्लाह तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही ज़रूर करते हैं व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ गुड बिहेवियर विद ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप गौर करें कि हुकूकुल इबाद पे आखिर इतना फ़ोकस क्यों है, फ़ोकस इसलिए है कि अगर हमने कोई भी कोताही की है हुकूकुल अल्लाह में, तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करने की ना सिर्फ ये कि सलाहियत रखता है, बल्कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो चाहे तो हमें माफ़ कर दे, वो चाहे तो हमें माफ़ ना करे। लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन इंसानों से करते हैं तो इंसान हमारी ही जैसी, हम भी इंसान हैं और हम जो है वो गलतियों से वी आर एक्चुअली एपिटोम ऑफ मिस्टेक्स, और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर किसी इंसान का हमने दिल दुखाया और उसने हमें माफ़ नहीं किया तो हमारे लिए माफ़ी मिलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। एक सोसाइटी, एक माशरा बनता कैसे है, वो हर उस फ़र्द से बनता है जो वहाँ रहता है। तो अगर हम बीइंग अ मुस्लिम थोड़ा सा ख़याल रखें लोगों से बात करते हुए अपने बिहेवियर का, बहुत सारी बातों का, तो हम उस सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं। बिकॉज़ जो हम अच्छा काम करें वही सारा अच्छा काम बाकी लोग भी करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम वाकई हुकूकुल अल्लाह को मानते हो और मेरी खुशनुदी चाहते हो तो तुम मेरी मखलूक को ज़रूर खुश रखोगे। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मुझ पर वाजिब है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करूं जो लोग मेरी खातिर आपस में मोहब्बत और दोस्ती करते हैं और मेरा ज़िक्र करने के लिए एक जगह जमा होकर बैठते हैं और मेरी मोहब्बत के सबब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और मेरी खुशनुदी चाहने के लिए एक दूसरे से नेक सलूक करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन तमाम क्रिएचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। और अक्सर मैं देखती हूँ कि बतौर इंसान हम एक दूसरे की तो रिस्पेक्ट करें ना करें, कम करें, मगर हमारा सलूक एज़ अ नेशन जानवरों के साथ बहुत बुरा है। मैंने अक्सर छोटे छोटे बच्चों को किसी मुर्गी की जो है वो नेक को दबाते हुए देखा है, किसी जानवर को हर्ट करते हुए देखा है, किसी बिल्ली को जो है वो बहुत ही बेदर्दी के साथ भगाते हुए देखा है, लोगों को भूखा प्यासा रखते हुए देखा है अपने पेट्स को कि जी वैसे बड़ा प्यार है मगर उनका ख्याल नहीं रखते। तो इसके बारे में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर सख्त अजाब होगा जो अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते। इवन इफ़ यू डोंट लव एनिमल्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनसे नहीं होती है जानवरों को पालने से, लेकिन अगर आपको कहीं कोई भूखा प्यासा, कहीं कोई बीमार जो है वो जानवर दिख जाता है तो उसका ज़रूर ख्याल रखिए। और हम वो कौम हैं जिनको बताना चाहिए कि इंसानों का कैसे ख्याल रखा जाए, तो इंसानों की भी बिल्कुल बात करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हकूक़ बताए हैं। वो हकूक़ ऐसे हैं कि वो हर मोमिन के दूसरे मोमिन पर हैं। उनमें से कुछ आपके साथ करते हैं शेयर। और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करे। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या जब हम किसी से सोशलाइज़ करते हैं तो हम उसकी अच्छी वाली जो इवेंट्स होते हैं उस पर तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन जब वो बीमार होता है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ उसकी अगर तीमारदारी नहीं भी कर सकते तो सिर्फ उसकी इयादत ही करने चले जाएँ तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूकुल इबाद के बारे में मज़ीद जानेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं हकूकुल इबाद के बारे में। इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, उनके साथ कैसे अच्छा सलूक रखा जाए, इसके बारे में ब्रेक पे जाने से पहले एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे कितने हकूक़ हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन के एक दूसरे मोमिन पे बहुत सारे हकूक़ हैं, जिसमें से कुछ हमने बताए थे, कुछ आपके जो है वो बताने रहते हैं। फरमाया, और जब वो मर जाए तो उसके जनाजे में ज़रूर शिरकत करे, और जब वो उसे अपनी किसी ज़रूरत के लिए बुलाए तो वो उसकी पुकार पर लब्बैक कहे। हम हमेशा जब किसी की कॉल उठाते हैं और हम ये सोचते हैं कि किसी काम से कॉल की होगी, किसी प्रॉब्लम में होगा, तो हमारी कोशिश होती है कुछ ना कुछ हम एक्सक्यूज़ कर दें। लेकिन अगर उस वक्त थोड़ा सा दिल बड़ा करके, आउट ऑफ द वे जाके, अगर अपने मुसलमान भाई की, अगर अपने दोस्त की आप मदद कर दें, तो वो हमेशा नंबर 1 इस चीज़ को याद रखेगा, और सबसे बड़ी बात कि इससे हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी। और जब उससे मुलाकात करे तो अस्सलामु अलैकुम कहे। ये सोचने में एक बड़ी छोटी सी बात है कि आपने किसी को देखा और आपने अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन जब आपकी किसी से अच्छी टर्म्स पे बात हो तब तो कहना ही कहना है। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा पसंद नहीं भी है इंसान, ड्यू टू एनी रीज़न, तो ज़रूर कहें। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि देखा, उसने मुझे देखा और उसने मुझे सलाम भी नहीं किया, तो क्या हुआ, आप कर लीजिए, आप पहल कर लीजिए, चाहे आप बड़े हैं छोटे हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है कि उसने आपको सलाम नहीं किया, तो फिर आपको तो डेफ़िनेटली करना चाहिए। और सबसे आखिरी बात, और उसकी गैर हाज़िरी या मौजूदगी में हर मौके पे उसकी खैर ख्वाही करे। हम अक्सर अपने दोस्त की बात हो, किसी पड़ोसी की बात हो, किसी जानने वाले की बात हो, तो वैसे तो हम हाँ में हाँ मिलाते हैं और हम कहते हैं जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। द मोमेंट दैट पर्सन गोज़ अवे फ्रॉम द रूम, तो हम कुछ ना कुछ गलत बात करते हैं। तो अगर वो इंसान आपके सामने नहीं भी है तो भी उसके हक़ पे बात करें, अच्छी बात करें। हकूक़ुल इबाद के बारे में बात करने के लिए मज़ीद बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में हैं, पूछेंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अला सानी। मुफ्ती साहब, हकूक़ुल इबाद को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि अल्लाह ताला ने हकूक़ुल इबाद पर कितना फ़ोकस रखा है। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुकूक़ुल इबाद का कितना ज़्यादा क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़ोर है, इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि पूरे क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कमोबेश 6666 आयात हैं। सिर्फ 500 आयात, ओनली 500 आया वर्सेस, वो नमाज से, रोज़े से, ज़कात से, हज से मुताल्लिक़ है। मुफ्ती साहब, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत माज़रत चाहूँगी कता कलामी के लिए। आपसे मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं हकूक़ुल इबाद के हवाले से। हकूक़ुल इबाद को कुरान और हदीस की रोशनी में कितनी अहमियत हासिल है, मुफ्ती साहब बता रहे थे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि पूरे क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 6666 आयात हैं, और सिर्फ 500 आयात जो हैं वो फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी इबादात से, नमाज से, रोज़े से, ज़कात से, हज से। बाकी 6000 जो 100 आयात हैं वो मामलात से ताल्लुक़ रखती हैं, वो अखलाक से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हुकूक़ुल इबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। हुकूक़ुल इबाद में सबसे पहला जो हक़ है वो वालिदैन का है। सही। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, यानी कि उनको मांगने से पहले अता करो। अगर तुम अपने वालिद को राज़ी कर लोगे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। तुम वालदा की दुआ लोगे तो माँ की दुआ फ़र्श से अर्श तक चली जाएगी। अब आते हैं बहन और भाई का हक़। हुकूक़ुल इबाद के अंदर, इस ज़माने के अंदर हम दूसरों को तो अता करते हैं, मगर अपने सगे बहन भाई को महरूम कर देते हैं। सही। या हमारा फोकस जो होता है वो सगे बहन भाई पर नहीं होता। याद रखिएगा, एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, उसका मफ़हूम है कि जो अपनी 3 बहनों की परवरिश करता है
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जगह 2 भी है, जगह 1 भी है, मैं और वो, यानी कि हुज़ूर ने फरमाया मैं, मोहम्मद और वो इस तरह 7 कल क़यामत में होंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि जो अपनी बहन को अता करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल बरोज़ महशर उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। कितना बड़ा एहसास की बात है। इसी तरह जो भाई को अता करता है, एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये जो भाई है ना, ये कमाता नहीं है, ये मेरे पैसों से खाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि जो ये तुम जिसको कह रहे हो ना, ये मेरा माल खाता है, अल्लाह तुम्हें इसके नसीब से अता करता है। देखिए, अगर हम ये सोचें कि हमें दूसरों के नसीब से मिल रहा है, तो फिर हम ये नहीं समझें कि हमें भारी पड़ेगा। हम, सॉरी टू से, हम ये समझते हैं कि हम खिला रहे हैं, हम नहीं खिलाते, अल्लाह उनके वसीले से हमें खिलाता है। सही। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जा रहे हैं, वक़ुल बात यानी बंदों के हक़। नबी मूसा कलीमुल्लाह से एक शख्स मिलता और कहता है कि मूसा, बहुत दिनों के बाद कहीं जाके एक रोटी मिलती है, अब रब से कहो कि मुझे एक ही मरतबा अता कर दे। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते हैं, कहते हैं अल्लाह उसको अता कर दे। अल्लाह ताला उसको अता कर देता। बहुत बरसों के बाद जब मूसा कलीमुल्लाह उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो देखा वहाँ देगे चल रही हैं, लंगर चल रहा है, ऊँट ज़िबा हो रहे हैं, बकरी ज़िबा हो रहे हैं, एक वसी अरीस लंगर। वो शख्स जो है लोगों को खिला रहा है। मूसा कलीमुल्लाह बड़ी हैरत में आते, मैंने तो रब से कहा था कि जितना है उसको एक ही दिन में सब अता कर दे, और यहाँ तो लंगर चल रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते हैं, कहते हैं परवरदिगार, तूने मुझसे कहा था कि मैंने उसको एक ही दिन में अता कर दूँगा, आज तो देखा कि लंगर चल रहे हैं। फरमाया, मूसा मैंने उसको नसीब दिया था, उसने अपना नसीब मेरे बंदों में बांटा, अब जो मैं उसको देता हूँ तो अपने बंदों का नसीब से देता हूँ। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। इससे हमें एब्सोल्युटली सीखना चाहिए। कॉलर भी हमारे साथ है, नाजिया, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नाजिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वक्त ज़ाया किए बगैर पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल्कुल। आपने जॉर्डन का कैपिटल पूछा था, वो है अम्मान। ठीक है। और मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारी कम्युनिटी में नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो जैसे हकूक़ुल इबाद की बात हो रही है, तो नॉन मुस्लिम्स के भी कुछ मुसलमानों पे हकूक़ हैं, और किस हद तक उनसे नरमी बरतनी चाहिए। जैसे अक्सर मैंने सुना है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम हमें सलाम करता है तो उसको पूरा वालेकुम अस्सलाम मत कहें, वालेकुम कहें। ठीक है। तो इसमें कितनी हकीकत है? और दूसरा थोड़ा सा कंटेंट से हट के क्वेश्चन है जी जी, कि ज़कात, खैरात, फितराना और सदका, इनमें क्या डिफरेंस है और ये किन किन को दिया जा सकता है? ज़कात का तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन इन 2 चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, अभी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इनका पहला सवाल एक्चुअली बड़ा अच्छा है, बिकॉज हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ भी हैं, तो उनसे अच्छा सलूक रखना, किस हद तक अच्छा सलूक से मायने क्या है? देखिए, एक बात, आज हमारा जो टॉपिक है वो हुकूकुल इबाद का है। बिल्कुल। यहाँ हमारे मज़हब के अंदर तो इस बात का भी हक़ रखा जाता है कि एक औरत जो इबादत करती है रात भर और दिन में रोज़ा रखती है, और एक बिल्ली को बांध देती है और बिल्ली भूख से मर जाती है, तो मेरे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत से निकाल के जहन्नुम में डाल देता है कि वो इबादत करती थी मगर उसने हमारी मखलूक पर सख्ती की। इस्लाम में ईसाई हों, यहूदी हों, हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो हमारे उनको कहते हैं ज़िम्मी, और ज़िम्मियों के हुकूक इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। सही। उनसे जो है वो टैक्स लिया, जजिया लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, फिर उनको हक़ फराहम करती है इस्लामी स्टेट। कोई मुसलमान किसी ज़िम्मी को कत्ल करेगा, बदले में मुसलमान कत्ल किया जाएगा कि तुमने इसको कत्ल क्यों किया। कोई किसी को तकलीफ़ देगा, उसको परेशान करेगा, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस मुसलमान को पकड़े और कहे कि तुमने इसको तकलीफ़ क्यों दी। ये इस्लामी स्टेट के अंदर कानून है। ये सारे कानून आज से 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना कर गए हैं। जिस तरह एक मुसलमान का हक़ होता है रहने के लिए सोसाइटी के अंदर, मुआशरत के अंदर, इसी तरह गैर जो मुस्लिम होते हैं, जो ज़िम्मी होते हैं, उनको भी इसी तरह इस्लामी स्टेट प्रोवाइड करती है तमाम राइट्स को। ये इस्लाम का एक ख़ासा है जो शायद किसी और अदियान में नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में नज़र आता है। रहा ये सलाम का जवाब, तो उसको वालेकुम कहना चाहिए, ये बेहतर है। कोई वालेकुम अस्सलाम भी कह दे तो उसमें भी कोई सख्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। एक सवाल जो किया कि ज़कात, खैरात, फितराना, देखिए सदका 2 किस्म का है। एक है सदका वाजिबा, ठीक है, और एक सदका नाफिला। सदका वाजिबा के अंदर फितरा आता है और ज़कात आती है। ये मुसलमानों का हक़ है, आप मुसलमानों को देंगे। सही। आप यतीमों को देंगे, मसाकीन को देंगे,
जो कर्ज़दार हैं उनको देंगे, जो आमलीन हैं उनको देंगे, तालिब जो मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब हैं उनको देंगे, जो अल्लाह की राह में खर्च, जो अल्लाह की राह में मुसाफिर हैं उनको देंगे, जो मदारिस बनवा रहे हैं, मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको देंगे। इसी तरह सदका नाफिला होता है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं, उसमें कोई तख़सीस नहीं है, आप किसी को भी अता कर दें। मगर जो सदका वाजिबा है, जो ज़कात है और फ़ितरा है, वो आप जो कुरान ने 8 मसारिफ़ बयान की हैं उन्हीं को देने हैं। ये इस्लाम का एक ख़ासा, इस्लाम ने तमाम शोबे जात पर नज़र रखी है। जब आप हुकूक़ुल इबाद की बात करते हैं, इससे भी बढ़कर एक बात है, लेकिन जब जंग होती है ना, तो जंग में कहते हैं हर चीज़ जायज़ है। सही। खैबर में यहूदियों के साथ जंग हो रही है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यहूदी जिन्होंने मदीने के अंदर बड़ी तकलीफ़ें दी हैं, जिन्होंने मक्का से के मुशरिकीन को उभारा है कि वो मदीना स्टेट पर हमला करें। अल्लाह के नबी जब सैयदना अली हैदर करार को तलवार देते हैं और अलम देते हैं कि जाओ अब तुम फ़तह करोगे इसको, अब डिस्कस कर रहे हैं। देखो अली, किसी दरख्त को ना काटना, अली किसी बच्चे पे तलवार ना उठाना, अली किसी बूढ़े पे तलवार ना उठाना, अली किसी औरत पे तलवार ना उठाना, अली जो तुमसे ना लड़े उस पे तलवार ना उठाना। सही। ये तो इस्लाम का खासा है। बिल्कुल। इस्लाम किस तरह चाहता है, हदीस में आता है कि जब तुम बाज़ार में जाओ तो अपनी तलवार की जो नोक होती है उसको ऊपर की तरफ ना रखो कि ऐसा ना हो किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो, बल्कि उसको न्याम में डाल के रखो कि किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो। इस्लाम ये चाहता है कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो लहसुन या अदरक खा के ना जाओ कि जिसकी बदबू से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ हो। इस्लाम ये चाहता है कि तुम किसी के साथ शाउट होकर ना बोलो कि उसको तकलीफ़ हो। इस्लाम ये चाहता है कि पोलाइट सॉफ्ट लहजा रखो ताकि मोहब्बत बांटो, ताकि तुम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मोहब्बत वाले हो जाओ। इस्लाम ये चाहता है कि जो ज़मीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। ये सारी बातें जब दिल में आती हैं तो नरमी आ जाती है और इंसान फिर इंसान बन जाता है। अच्छा मुसलमान वो होता है, अच्छा मुसलमान वो होता है जो अच्छा इंसान होता है। अच्छा, यहाँ मुफ्ती साहब ने इंसानों के साथ बर्ताव का जो है वो थोड़ा सा हमें बताया, लेकिन जानवर, दरख्त, उनसे भी अच्छा सलूक रखने को कहा गया है। और अभी ब्रेक पे जाने का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो लोग जानवरों के साथ सही सलूक नहीं करते, उनको भूखा प्यासा रखते हैं, उनको मारते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात करें हुकूकुल इबाद के हवाले से, इंसानों के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए, हमने इस बारे में बात की। मगर कहते हैं कि अगर आपको किसी नेशन के बारे में ये देखना हो कि वो कौम कितनी अजीम कौम है, तो ज़रूर ये देखा जाए कि उसका सलूक जानवरों के साथ और बच्चों के साथ कैसा है। मुफ्ती साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जानवरों के साथ अच्छे सलूक पे कितना ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो देखिए एक चिड़िया जो है नबी इस्लाम के गिर्द मंडा रही है, चारों तरफ चल रही। नबी इस्लाम रुक गया, फरमाया कि इसके बच्चों को किसने उठाया। सारे सहाबा खामोश हो गए। फिर आपने सख्ती से कहा, इसके बच्चों को किसने उठाया। तो लाए गए कि इसके बच्चे। फरमाया ये मेरे पास आके शिकायत कर रही थी कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चों को किसी ने उठा लिया है। तो नबी इस्लाम एक चिड़िया की बात सुन के आपने बच्चों को वापस उठाया। इसी तरह एक नबी इस्लाम जा रहे हैं, ये दलालुन नबुवा के अंदर बाकायदा हदीस अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला इसके रावी। अब फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो देखा कि हिरन जो है वो बना हुआ हिरनी और उसका मालिक सांस सो रहा है। अनस बिन मालिक कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि इस हिरन ने नबी इस्लाम को आवाज़ दी है। नबी इस्लाम उसके पास गए, उसके सर पे हाथ फेरना शुरू किया और वो हिरन की आंखों से आंसू निकले। वो कहते हैं मैंने खुद देखा। और फिर नबी इस्लाम ने उसके मालिक को उठाया, फरमाया कि मुझे बेचते हो। जब मालिक ने देखा कि अल्लाह के रसूल ने, फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं और मेरा सारा माल आप पे कुर्बान। नबी इस्लाम ने रस्सी को खोल दिया। वो हिरन दौड़ते हुए गया और कुछ देर के बाद अपने छोटे बच्चों को लेकर आया। सारे लोग हैरान थे कि कोई जानवर भाग जाए तो वापस तो नहीं आता, और वापस आए तो बच्चों को लेकर। अनस बिन मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है। फरमाया कि ये जब मैं जा रहा था इसने मुझे आवाज़ दी, अल्लाह के रसूल, ये जो है इसने मुझे सुबह से पकड़ के रखा है, ना मुझे ज़िबा करता है ना छोड़ता है। अगर छोड़ दे तो इस पहाड़ के पीछे मेरे 2 छोटे बच्चे जो सुबह से भूखे होंगे, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये छोड़ दे। तो अल्लाह के नबी ने रस्सी खोल दी और जब वापस आया तो अल्लाह के नबी ने कहा, जा तुम्हें आज़ाद किया। जब ये कहा तुम्हें आज़ाद किया, अनस बिन मालिक कहते हैं वल्लाही तल्लाही, यानी अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैंने अपने सर के कानों सुना हिरन कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो मज़हब है कि जिसमें जानवर के भी हुकूक हैं। इसी तरह एक ऊँटनी है,
दौड़ती हुई जा रही है और हर किसी को मार रही है, काट रही है। नबी इस्लाम का गुजर वहाँ से हुआ तो लोग साहबा ने कहा सलाम, वो आगे एक पागल ऊँट है वो काट रहा है, ऊँट नहीं। आका ने फरमाया ठीक। जब गए तो वो दौड़ती हुई आई और हुजूर के कदम मुबारक पे सर रख के ज़ारो कतार हो। हुजूर ने उसके मालिक को बुलाया और कहा कितनी अजीब बात है। इसने शिकायत की कि जब ये जवान थी ऊँटनी तुम्हारी खिदमत करती थी, तुम उसको खिलाते भी थे, अब ये बूढ़ी हो गई और सामान नहीं उठा सकती, तुम इसे मारते भी है, पीटते भी हो और उसको खाना नहीं देते। डरो अल्लाह से, ये जानवर हैं, ये बेज़बान, इनको खाना दिया करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई। बल्कि इतनी भी है कि जब आप किसी जानवर को ज़िबा करें तो किसी दूसरे जानवर के सामने छुरी तेज़ ना करें कि उसको तकलीफ़ हो। ये हमारा इस्लाम है। और ये बातें हमें यूजुअली पता भी नहीं होती हैं, अमल करना तो दूर की बात है। आई एम रियली ग्लैड कि इस प्लेटफॉर्म से हमें भी ये बातें पता चल रही हैं कि अगर आप उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, एटलीस्ट उसको ये नुकसान भी ना पहुंचाएं। कहीं कोई जानवर भूखा देखे उसे खाना ज़रूर दें। देखिए एक फाहिशा बदकिरदार औरत है, हदीस शरीफ के अंदर, बुखारी के अंदर, नबी इस्लाम फरमाते हैं कि वो जा रही थी, देखा एक कुत्ता जो है वो कुएँ के पास कुएँ की दीवार को चाट रहा, ज़बान को लगा रहा है। उसने देखा कि अल्लाह की मखलूक है, अपना मौजा निकाल कर कुएँ से पानी पिला। जैसे ही पानी पिला अल्लाह ने उस औरत की रूह को कब्ज़ कर लिया। वो बदकिरदार औरत थी, अल्लाह ने अपने मखलूक को पानी पिलाने की वजह से उसकी बख्शिश फरमा दी, उसको जन्नत में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरफ साहब की कॉल भी है, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अशरफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सब कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इन्होंने अस्सलाम वालेकुम की फजीलत बताई। उस फजीलत में ये बताइए कि जब सलाम करते हैं तो एक हमने सुना है कि 41 सवाल पहुंचते हैं या 100 सवाल पहुंचते हैं या 1000 सवाल पहुंचते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इस्लाम में है 72 फ़िरक़े। 72 फ़िरक़ों की मुस्तनद किताबें जो हैं हदीसों में, एक तो कुछ तो हैं सही बुखारी, सही माजा, सही मुस्लिम, तारीख़ तबरी। इनके अलावा कौन सी हैं? ठीक है। उसके बाद आ जाता है कुरान की तफसीर। देखें, अरबी जो है हर जगह मुख्तलिफ जगह समझी जाती है, बोली जाती है। 22 कंट्रीज हैं अरब, जहाँ हर तरफ जो है तफसीर मुख्तलिफ है। सही। तो ये तफसीर का, ये इसमें तफसीर में क्या इज्तिहाद है या इज्तिहाद नहीं है? ठीक है। और नहजुल बलागा जो है वो एज अ हदीस, इसको आप आप किस कैटेगरी में इसको लेंगे फिर? ठीक है, मतलब ये कि नेचुरल। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं, हम चाह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सबका आंसर जो है वो कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम जब हम किसी को कहते हैं तो उसके सवाब के बारे में कुछ बताइए। हर एक लफ्ज़ पर 10 नेकी है। सही। अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं तो काउंट खुद कर लीजिए कि अल्लाह हर हर्फ के बदले आपको 10 नेकी अता फरमाए। अच्छा, कसी तादाद में अगर कोई बंदा वो मुखलिस होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए कहता है, तो कहीं 70 भी है। और अल्लाह चाहे तो एक लफ्ज़ पर हज़ारों नेकी अता फरमा दे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल होता है। और दूसरी बात भाई ने की, मुस्लिम शरीफ सबसे पहले बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, इब्न माजा है, दाऊद शरीफ है और सही। ठीक है। और अहनाफ के नज़दीक जो मोतबर किताब है वो इमाम मोहम्मद है और इमाम मालिक भी है। हज़रत ने तारीख़ तिबरी का नाम लिया, वो तारीख़ की किताब है, वो हदीस की किताब नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ी सी माजरत, अगर हम इनके सवालात के जवाबात कल की ट्रांसलेशन में दे दें, बिकॉज यहाँ पे वक्त हमारा हो चुका है ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवालों के जवाब हम ज़रूर देंगे और ज़रूर कल देखिएगा 7 से लेकर 8 बजे तक। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।